नमस्कार दोस्तों। डेट तो देखो आज की 27 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप आज का कोट देख लीजिए। विलियम शेक्सपियर का कोट है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। अब देखो, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है उन्होंने इस कोट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट बता देता हूँ। ये जो कोट है ना शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट। उस प्ले से हेमलेट एक प्रिंस है जिनके फादर की ना हत्या कर दी गई है, जिनके फादर को मार दिया गया है। तो ना ऐसी सिचुएशन में जब इनके फादर को मार दिया गया है, हेमलेट नाम का जो प्रिंस है ना वो कंफ्यूज्ड है और ना वो एक मोनोलॉग देता है। मोनोलॉग मतलब जैसे कोटा फैक्ट्री में जो मेन एक्टर है वो लगातार बोलता जाता है 5 मिनट तक, उसी प्रकार से प्ले में ना जो प्रिंस है वो लगातार 5 मिनट तक बोलता जाता है, अकेला बोलता जाता है। वो ये सोच रहा है कि जीना चाहिए या मरना चाहिए, टू बी और नॉट टू बी। टू बी मतलब जीना चाहिए और नॉट टू बी मतलब मर जाना चाहिए। देखो, जो हेमलेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वो उसके सामने दो ऑप्शन हैं, या तो लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनका सामना किया जाए, लाइफ को जिया जाए चैलेंजेस के साथ में, या फिर गिव अप कर दिया जाए, यानी नॉट टू भी। तो इसी डायलेमा को दर्शाता है ये कोट। समझ गए? काफी डीप और फिलोसफिकल कोट है। लाइफ के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है ये कोट। क्या जिंदगी में प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए या हार मान लेना चाहिए? रियल लाइफ में भी हम ऐसे डिसीजन लेते हैं, जैसे देखो, नौकरी छोड़ दूं या फिर शादी करूं या ना करूं। यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोट? देखो, ये जो कोट है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, डिसीजंस के कंसिक्वेंसेस को सोचना सिखाता है। मतलब केस स्टडीज़ में आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन पॉलिसी मेकिंग में भी ये कोट अप्लाई होता है। जैसे आपको पता है हर एक पॉलिसी के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। तो 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा था, बट ये जो कोट है आज भी देखो उतना ही रेलेवेंट है, और इस कोट की जो थीम है वो यूनिवर्सल है। देखो, आप सब तो मैच्योर हो, आपको भी पता है लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो हमेशा आपको टू बी की साइड होना चाहिए, यानी लाइफ को चैलेंजेस के साथ जीना चाहिए, ना कि नॉट टू बी यानी गिव अप करना चाहिए। आप सब मैच्योर हो, आपको इस चीज़ का पता है, इसलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज टोटल देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन से संबंधित जो आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है हिंदू में, ये बड़ा सा, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो दूसरा जो आर्टिकल है ना वो दो आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल्स हैं इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित, क्राइसिस टू सॉल्यूशन। 2 आर्टिकल्स का सॉल्यूशन है। प्रताप भानु मेहता वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, और एक IIM के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में, देश में कैसे रिफॉर्म्स लाया जाए। तो दोनों को कंपाइल करके डिस्कस करेंगे, एक इशू आपका कवर हो जाएगा। फिर तीसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे पैसा के बारे में। पैसा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज हिंदू में ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत के इशू पे इंडिया को अपनी वॉइस जो है वो रिक्लेम करनी चाहिए। अगर देखो आज टाइम मिला, आज अगर डिस्कशन लंबी नहीं हुई तो आज ये इशू डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर कल डिस्कस करेंगे ये इशू। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के बारे में है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2024 का जो इलेक्शन है ना, इसका रिजल्ट आया, और इस बार अपोजिशन के जो नंबर्स हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मतलब कि अपोजिशन की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में। 16th और 17th लोकसभा में, यानी पिछले 10 सालों में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली पड़ी थी। अगर हम देखो बात करें, बेसिक्स से डिस्कस करें लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट के बारे में, 1950s में ना स्पीकर ने सबसे पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को नोटिफाई किया था। मतलब उस समय कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को। 2 कंडीशंस रखी गई थी स्पीकर के द्वारा, किसे लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि अगर देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10% से ज़्यादा सीट्स प्राप्त हुई हैं, और दूसरी कंडीशन
सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, जैसे आज के समय में लोकसभा में सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है। और कांग्रेस को 10% से ज़्यादा सीट्स प्राप्त हुई हैं। लेकिन देखो पिछले 10 सालों में ना 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को ना 10% से ज़्यादा सीट्स प्राप्त नहीं हुई थी। इस वजह से कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 10% से ज़्यादा सीट्स प्राप्त हुई नहीं। इस वजह से कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं पिछले 10 सालों से। लेकिन इस बार दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कांग्रेस को 10% से ज़्यादा सीट्स प्राप्त हुई हैं और सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को ना स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था 1977 में, अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत। अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, आंसर है नो। संविधान में कोई मेंशन नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट का, सिर्फ एक एक्ट में मेंशन है 1977 का जो ये एक्ट है। अब देखो ये जो पोस्ट है ना लीडर ऑफ अपोजिशन की लोकसभा में, इसकी ना सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमने देखो ज़्यादातर जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन में ना लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रकार से ना प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होते हैं। मतलब वहाँ पे जब सरकार गिर जाती है ना तो फिर किंग जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को कह सकते हैं कि आप अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, अभी की जो सरकार है वो तो गिर गई है, आप अल्टरनेटिव सरकार बनाइए। इस वजह से ब्रिटेन में ना जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो अपनी एक शैडो कैबिनेट भी बनाते हैं। शैडो कैबिनेट मतलब जैसे देखो अभी मिनिस्टर्स की हम बात करें, जैसे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो ना राहुल गांधी भी ना अपनी शैडो कैबिनेट बना लें। जैसे राहुल गांधी के साथी असम में गौरव गगोई है, गौरव गगोई को शैडो डिफेंस मिनिस्टर बना दें। इसके अलावा शशि थरूर को बोल दिया कि आप शैडो एजुकेशन मिनिस्टर हो। उसी प्रकार से रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा है हरियाणा से, इनको बोल दिया कि आप शैडो होम मिनिस्टर हो। इस प्रकार से राहुल गांधी ने भी अपनी शैडो कैबिनेट बना ली। अब इस काम क्या होगा इस शैडो कैबिनेट का? इस शैडो कैबिनेट का काम ये होगा, असल में होम मिनिस्ट्री देखो अमित शाह जी के पास में है, तो जो शैडो मिनिस्टर होंगे ना वो अमित शाह के कामकाज को ओवरसाइट करेंगे, देखेंगे, गलती निकालेंगे, जनता के सामने लाएंगे। मतलब कि देखो सरकार की जो पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम्स है ना उनको स्क्रूटिनाइज करना, उनकी छानबीन करना और अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स को प्रपोज करना, ये काम होता है शैडो कैबिनेट का। फायदा देखो इसका ये होता है कि शैडो कैबिनेट सिस्टम में ना, जो कि हमारे देश में नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देके बताया, ये ब्रिटेन में है। शैडो कैबिनेट सिस्टम में फायदा ये हो जाता है कि आज का जो अपोजिशन है ना वो कल के समय में देखो सरकार भी बना सकता है। तो सरकार जब वो बनाएगा कल को, हो सकता है अगले इलेक्शन में वो जीत जाए, तो अभी से ना ये जो शैडो मिनिस्टर्स हैं ना वो फेमिलियर हो जाएंगे सरकार के कामकाज से। जैसे गौरव गगोई है, इनको शैडो डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, तो ये राजनाथ सिंह जी की जो कामकाज है, कार्यप्रणाली है, वो देखते रहेंगे, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को समझ जाएंगे, अभी से अल्टरनेटिव पॉलिसीज, अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स प्रपोज करेंगे। कल को वास्तव में इनकी पार्टी जीत गई तो इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो ये ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री के कामकाज से फैमिलियर होंगे। समझ गए? तो ये शैडो कैबिनेट का सिस्टम है ब्रिटेन में, हमारे देश में नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो 1977 का जो एक्ट है ना उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस तो मिल गया, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के फंक्शंस वगैरह डिफाइन नहीं किए गए हैं। जनरली देखो होता यह है कि बहुत सीनियर मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है, क्योंकि उसे ना सबको साथ लेके चलना होता है। कई बार होता यह है कि अपोजिशन की जब हम बात करते हैं ना, कि अपोजिशन में सिर्फ एक पार्टी नहीं होती। अभी देख लो जैसे इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टीज हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसे बनाया जाता है जो काफ़ी सीनियर मेंबर हो और वो अपोजिशन की अलग अलग पार्टीज को भी साथ लेके चल सके।
देखो, जैसे सरकार के पास में तो पावर होती है, पावर की सहायता से सरकार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास क्या कोई पावर होती है? नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास में कोई पावर नहीं होती। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास में सिर्फ एक टूल है कि वो सभी अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चले। जैसे राहुल गांधी के पास में अभी सिर्फ एक टूल है कि वो सभी अपोजिशन पार्टीज, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, इन सबको साथ लेके चले। और वो टूल ये है सरकार की पॉलिसीज का विरोध। क्योंकि इन सभी अपोजिशन पार्टीज का ना मेन मकसद तो यही है, अभी जो गवर्नमेंट है ना उसे रिप्लेस करना और खुद सत्ता में आना। तो यही टूल है जिसकी सहायता से लीडर ऑफ अपोजिशन बाकी अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चल सकते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, पहली बार है कि आजाद भारत में इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आया है। तो ना अब ना अपोजिशन की छाप देखने को मिलेगी। स्पीकर कौन से क्वेश्चंस एडमिट करते हैं, मिनिस्टर्स क्या आंसर देते हैं, अगर आंसर सही नहीं दिया तो अपोजिशन हल्ला मचाएगा। बिल्स पे डिबेट होगी, उसमें भी अपोजिशन अब बढ़ चढ़ के भाग लेगा। इसके अलावा डिबेट ऑन मोशन ऑफ थैंक्स, अर्जेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एडजमेंट मोशंस को एडमिट करना और बिल्स को कमेटीज के पास भेजना डिटेल्ड स्क्रूटिनी के लिए। इन सब मुद्दों पर अब अपोजिशन का से देखने को मिलेगा। पिछले 10 सालों में तो अपोजिशन का से ना के बराबर था इन मुद्दों पर, बट अब अपोजिशन की संख्या ज़्यादा है तो वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम करेंगे और सरकार को फ्री पाथ नहीं देंगे। इसके बाद फर्दर राइटर बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनकी जिम्मेदारी रहेगी हमेशा किसी भी कोस्ट पे अपोजिशन को यूनाइट करके रखना। और लीडर ऑफ अपोजिशन की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को बताना कि सरकार कहाँ कहाँ पे फेल हो रही है। लेकिन जब लीडर ऑफ अपोजिशन बताएं उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, सिर्फ रिटोरिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन की ना प्राइमेसी होती है डिबेट्स और इंटरवेंशंस में। जनरली देखो, कोई डिबेट चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन को इंटरवेंशन करना है ना उस डिबेट में, तो उनको ना किसी मोशन की आवश्यकता नहीं होती। परंपरा ये है, स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर देते हैं किसी भी डिबेट के अंदर इंटरवेंशन करने के लिए, और इसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को पहले से कोई नोटिस वगैरह नहीं देना पड़ता। और लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी कह सकते हैं कि ये इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इस डिबेट में, इस इशू के ऊपर जो डिबेट चल रही है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद रहेंगे तो इससे देश को फायदा होगा। तो ब्रिटेन में तो ये परंपरा है, प्रधानमंत्री फिर बात मान लेते हैं और डिबेट में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा देखो, ब्रिटिश ट्रेडिशन के अनुसार प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली लीडर ऑफ अपोजिशन को बताते हैं कि ये बड़े बड़े इनिशिएटिव्स है, ये बड़ी बड़ी पॉलिसीज हमारी सरकार ने ली है और हमारा इंटेंशन ये है। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन को इन्फॉर्म करते हैं। मतलब एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच में, दोनों के बीच में ना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहता है ब्रिटेन में। अब जैसे आपने देखा, ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही थी, कल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने आपस में हाथ मिलाया। तो डेमोक्रेसी देखो हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। लास्ट में देखो, नेहरू की तारीफ की जाती है। नेहरू हमेशा ना इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जब डिस्कशन चल रही होती ना तो मौजूद रहते थे। इवन क्वेश्चन आवर में नेहरू मौजूद रहते थे, और नेहरू की कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स आंसर देते, कई बार नेहरू को लगता कि नहीं आंसर सही नहीं है, तो वो खुद खड़ा होके बोलने लगते थे, खुद खड़े होके बोलने लगते थे। और इसके अलावा नेहरू खुद स्पीकर को बोलते थे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को ज़्यादा समय दो, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन से पता लगेगा कि वास्तव में देश की सिचुएशन है क्या। क्योंकि देखो, सरकार के सदस्य तो हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुनना जरूरी है। इससे पता लगेगा देश में क्या सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, हमारी पार्लियामेंट ना अर्ली स्टेजेस से अभी तक काफ़ी ज़्यादा इवोल्व हो चुकी है। और पास्ट देखो हमेशा ख़राब नहीं होता, पास्ट से करंट पार्लियामेंट्रियंस को काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। और डिसेंट मतलब सामने वाले के आपसे विचार अलग हैं तो उसके प्रति इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश की पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल लीडर्स को आवश्यकता ये है कि पार्लियामेंट में अब नॉर्मेल्सी रिस्टोर की जाए और पार्लियामेंट जो है वो देश हित में काम करे, देश के इश्यूज़ पे अच्छे से चर्चा करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया के ना एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित है, फ्रॉम क्राइसिस टू सॉल्यूशन। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के एजुकेशन वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कंटेक्स्ट क्या है, हाल ही में ना नीट के एग्जाम पे क्वेश्चंस उठे और नेट यूजीसी का एग्जाम तो सरकार ने कैंसिल कर दिया। देखो हमारे देश में जो एग्जाम्स है ना, सिर्फ टेस्ट नहीं है, एग्जाम से करोड़ों युवाओं के सपने, इवन यूं कहें फैमिलीज के सपने जुड़े हुए हैं और उनके लिए बेहतर जिंदगी का ये एक प्रकार से ना गेटवे है। वैसे तो देखो इवन कॉलोनियल ईरा से ही जो ये एग्जाम्स है ना, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट अब आपको पता है हमारे देश में ना इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, असमानताएं काफ़ी ज़्यादा है। तो इन एग्ज़ाम्स की इंपॉर्टेंस ये है, ये एग्ज़ाम्स जैसे नीट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, ये सारे जो एग्ज़ाम्स है ना, वो लाखों करोड़ों परिवारों के लिए सोशल मोबिलिटी का एक जरिया है। सोशल मोबिलिटी का जरिया मतलब इन एग्ज़ाम्स के थ्रू वो परिवार जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कर सकते हैं। और यही एग्ज़ाम्स हैं जो देखो पल में बहुत सारे लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं। और ये वो एग्ज़ाम्स हैं जहां पे कम से कम देखो बोला ये जाता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वो बात अलग है कि बाद में देखो पेपर लीक की खबरें आती हैं, समझ गए, लेकिन कम से कम फेयर अपॉर्चुनिटी का दावा जरूर किया जाता है। लेकिन अब जो ये लीक की खबरें आई हैं तो इनकी वजह से ये जो दावा है ना, उस पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, मतलब ट्रस्ट क्राइसिस आ गए हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम पर जनता का, स्टूडेंट्स का जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है और इसे एड्रेस करना सरकार के लिए देखो एक बड़ी चुनौती होगा। राइटर ये भी बोलते हैं एग्जाम की इंपॉर्टेंस की वजह से ना, जैसे देखो 2023 में ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं ना, इन एग्जाम्स को 12.3 मिलियन स्टूडेंट्स ने लिया, 1,23,00,000 स्टूडेंट्स ने। और इन एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस की वजह से ना एक बहुत बड़ी कोचिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो भी अब पनपने लगी है, जहां देखो कड़ी आलोचना होती है कोचिंग इंडस्ट्रीज की। लेकिन ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो सिम्टम है, कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर पाने में सरकार असक्षम साबित हुई है, असफल साबित हुई है। तो उसका रिजल्ट है ये कोचिंग इंडस्ट्री, समझ गए। तो अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। ये जो पेपर लीक वाले रैकेट है ना, ये इंटर स्टेट काम करते हैं, ये स्टेट्स का बॉर्डर भी नहीं देखते और बहुत बड़े बड़े ये रैकेट्स हैं। सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि सरकार ने ना नीट लीक की जो जिम्मेदारी है ना, इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी है कि आप इसकी जांच कीजिए। और सीबीआई का कहना है कि हम देखो सिर्फ इंडिविजुअल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, हमारा मेन मकसद है कि पूरा देश में बड़ा बड़ा जो नेटवर्क फैला हुआ है ना, जिसमें देखो कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, इवन एनटीए के बड़े बड़े ऑफिशियल शामिल हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, सबकी जितनी भी संलिप्तता है ना, कॉम्प्लिसिटी है, उसे उजागर करना और उन्हें जस्टिस के तले लेके आना, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करना। देखो जैसे अब ये नीट का एग्ज़ाम डिले हो गया, मान लो अभी नीट पे तो जांच चल रही है, जैसे नेट यूजीसी का एग्ज़ाम है, इसे सरकार ने कैंसिल कर दिया, फिर से होगा। यूपी सरकार का कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स पे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार आप देखते हो कि फैमिलीज जो है ना, पैसा उधार लेके स्टूडेंट्स की तैयारी में लगाते हैं। 1 साल या 6 महीने के लिए एग्ज़ाम डिले, मतलब शायद उनके पास में और ज़्यादा पैसा हो भी ना स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए लगाने के लिए, समझे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिले होने पे एंजाइटी आ जाता है, समाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन से वो गुजरने लगते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल ट्रामा बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स के ऊपर जब ये जो एग्ज़ाम्स है ना वो लीक हो जाते हैं या फिर डिले हो जाते हैं। सरकार ने देखो अपनी तरफ से ना काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए। जैसे एनटीए के जो डीजी थे उनको बदल दिया गया है, सुबोध सिंह। इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, और इस कमेटी में बढ़िया बढ़िया मेंबर हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे रणदीप गुलारिया एम्स के
फॉर्मर डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं इस कमेटी में। और इस कमेटी को काम दिया गया है कि एग्ज़ाम सिस्टम कैसा होना चाहिए भविष्य में, वो आप बताइए। एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कैसे रिफॉर्म लाए जाएं, वो आप बताइए। मतलब 2 महीने का टाइम दिया गया है इस एक्सपर्ट कमेटी को कि 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को नोटिफाई कर दिया है। अब इस एक्ट के अनुसार पेपर लीक मामले में 1 करोड़ तक का फाइन और 10 लाख तक की सजा हो सकती है। तो एक प्रकार से ना डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, डर पैदा करने की कोशिश की गई है कि अगर किसी ने पेपर लीक किया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद देखो राइटर सजेशन ये देते हैं, आज के समय में तो यार इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, क्यों ना उनका सहारा लिया जाए अच्छे से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये होता है पूरा लेजर मेंटेन रहता है। किसी ने ए पर्सन ने बी पर्सन को क्रिप्टो करेंसी दी, सारी की सारी डिटेल जो भी ट्रांजैक्शन होती है सारा लेजर यानी बही खाता अपडेट होता रहता है। तो उसी प्रकार से देखो पेपर की ट्रैकिंग के लिए बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहां कहां पे किसने डिजिटल लॉक को ओपन किया, किस समय पे डिजिटल लॉक ओपन हुआ, सारा का सारा जो लेजर है वो अपडेट हो जाएगा और पता लग जाएगा समय से पहले कहीं पर जो पेपर वाला डिजिटल लॉक है अगर वो ओपन हुआ है तो पता लग जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मॉनिटरिंग हो सकती है क्लासरूम की, कि जहां पर भी सस्पिशियस बिहेवियर है ना उसे फाइंड आउट किया जाए और अथॉरिटीज़ की निगाह में लाया जाए कि देखो ये स्टूडेंट है, इसकी जो गतिविधियां हैं वो सस्पिशियस लग रही हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सहारा लिया जा सकता है और ये लिया भी जाता है अभी काफ़ी एग्जाम्स में। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम के दौरान बायोमेट्रिक्स ली जाती हैं, फिर कैंडिडेट जब एग्ज़ाम लेने आते हैं तब भी उनकी बायोमेट्रिक्स चेक की जाती हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जिसने फॉर्म भरा है ना वही पेपर देने के लिए आए, कोई दूसरा पर्सन उसकी जगह ना आए। राइटर कहते हैं देखो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेक्नोलॉजी वाला, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज के समय में अच्छी अच्छी उपलब्ध हैं, उनका सारा सरकार को लेना चाहिए। लेकिन देखो इसके साथ साथ ना एग्जामिनेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अभी भी क्या है, जैसे सरकार का फोकस ना ज़्यादा 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन के कंसेप्ट पे है, लेकिन देखो हर चीज़ में ना 1 नेशन का कंसेप्ट लगाना जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे MBBS करने के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है नीट का, तो एक एग्ज़ाम बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है ना, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ना काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ना मल्टीपल एग्जाम्स हों तो बच्चे पे प्रेशर कम आएगा। इसके अलावा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चे का, साल के अंत में रट्टा मार के बच्चा आए और 3 घंटे में उसका भविष्य तय हो जाए। ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना ये गलत है। अब तो देखो AI आ गया है, तो समय समय पे बच्चे की ना सॉफ्ट स्किल्स चेक हो सकती हैं और टैलेंट या फिर जो स्किल है ना, जो इंटेलिजेंस है, जो IQ है, उसको अलग अलग लेवल पे चेक किया जा सकता है AI के थ्रू और साल के अलग अलग हिस्से में। तो क्यों अब पुराना घिसा पिटा एग्जामिनेशन सिस्टम जारी रखना जिसमें साल के अंत में ये चेक करना कि बच्चे ने कितना रट्टा मारा है। फिर देखो सरकार को ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज करनी होंगी। असली दिक्कत ये है जो मैंने आपको पहले भी आर्टिकल में बताया कि ना हैंडफुल जॉब्स हैं, जॉब्स काफ़ी कम हैं और जिसके लिए कई कई गुना ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। तो इसलिए बच्चे पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है कि मुझे मेरिट में आना है, जबकि देखो ये सरकार की भी तो फेलियर है ना, इतनी कम जॉब सरकार जनरेट कर पाई है कि बाकी बच्चे तो वैसे ही रह जाते हैं, इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। समझ गए? तो ये पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में देखो ऑनेस्टी के कल्चर का ना एक इकोसिस्टम हमें बनाना होगा। मतलब कि पेपर लीक ये एक स्टिग्मा होना चाहिए सोसाइटी में। जैसे सोसाइटी में ना कुछ चीज़ों से ना बहुत नफरत की जाती है, जैसे अगर कोई पर्सन अपने माता पिता को बेइज्जत करता है, उनको घर से निकालता है, तो आपको पता है समाज ना उन लोगों से नफरत करने लगता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, कितने गंदे लोग हो, तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे ना समाज बहुत नफरत की नज़र से देखता है। वैसे ही देखो पेपर लीक से ना नफरत होनी चाहिए लोगों की। समाज में ना पेपर लीक इतना गंदा माना जाना चाहिए
कि ना लोग जैसे ही देखें कि पेपर लीक हो रहा है टूट पड़े उन पे, तो लोगों को डर हो कि नहीं यार ये काम नहीं करना, अगर ये काम करेंगे तो समाज में हम अलग थलग हो जाएंगे, ऐसे पैसे नहीं कमाने। मतलब समझ रहे हो? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन है, इसे अच्छा नहीं माना जाता समाज में, आपको भी पता है, बहुत नफरत की जाती है। तो वैसा ही कल्चर ना इनके साथ में होना चाहिए कि समाज में पेपर लीक को इतना घृणा की दृष्टि से देखा जाए कि जो लोग ये पेपर लीक करते हैं ना उनमें डर पैदा हो। और इसके लिए देखो इंटीग्रिटी वर्कशॉप्स चलाई जा सकती हैं जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, एग्जाम ऑफिशियल्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करें और शुरुआत से ही बच्चों को ना एथिक्स की एजुकेशन दी जाए। यूपीएससी के एग्जाम में तो एथिक्स का पेपर आ गया, पेपर 4, लेकिन देखो शुरुआत से ही अगर फर्स्ट क्लास से ही एथिक्स को नर्चर करना स्टार्ट किया जाएगा तो शायद देखो यूपीएससी में एथिक्स का पेपर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो शुरुआत से ही करिकुलम में एथिक्स को डाला जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, पूरा इश्यू हमने डिस्कस किया। आपके जो सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पैसा से संबंधित है, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूपीएससी देखो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एविडेंस फ्रॉम इंडियाज शेड्यूल्ड एरियाज। ये जो जर्नल है ना ये पब्लिश हुआ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू 2024 में। स्टडी किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, गुलजार साद, अपूर्वा लाल, बेंजामिन, ये सब इन लोगों ने स्टडी कंडक्ट की थी। स्टडी में क्या निकल के आया वो इंपॉर्टेंट है। स्टडी में ये निकल के आया, देखो जिन जिन एरियाज में ये पैसा एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था ना वहाँ पे फॉरेस्ट का जो एरिया है बड़ा है, पर ईयर 3% की रेट से, और डिफोरेस्टेशन कम हुआ है। समझ गए? मतलब पैसा क्या करता है, ट्राइबल्स को पावर देता है, ट्राइबल्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता है, ट्राइबल्स को गवर्नेंस में से देता है। तो जहाँ जहाँ पे ट्राइबल्स को ज़्यादा पावर दी गई ना, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई, वहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज हुआ है, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन कम हुई है। ये देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इंडिया हमेशा से ना चैलेंज फेस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम को बचाना, इसके अलावा लोकल नीड्स, लोकल जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इन 3 चीज़ों के बीच में कैसे बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाए। बट ये जो स्टडी है ना वो बताती है कि आप लोकल लोगों को पावर दोगे ना तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंश्योर कर सकते हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी आप कर सकते हो। तो अब हम डिटेल से पैसा के बारे में जानते हैं। देखो पैसा एक्ट 1996 को डिस्कस करने से पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो। आपको पता है हमारे देश में सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में। मतलब कि पंचायती राज इलेक्शंस 1992 से पहले होते तो थे, लेकिन देखो किसी स्टेट में सिचुएशन ये थी हर 5 साल बाद नहीं कंडक्ट होते थे, कई साल बाद कंडक्ट होते थे। मतलब कि देखो सिंपल भाषा में हर एक स्टेट में पंचायती राज सिस्टम अलग अलग था, पावर्स अलग अलग थी। तो इन सब को सिस्टमाइज करने के लिए 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में। बट देखो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, जिसमें निश्चित प्रोविजन कर दिया गया कि हर 5 साल बाद आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, ये पावर्स आपको पंचायती राज बॉडीज को देनी है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 243 सेक्शन M के अनुसार शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। मैं फिर से बोलता हूं, आप संविधान का आर्टिकल 243 सेक्शन M देखिए, इसमें साफ तौर पर बोला गया है नथिंग इन दिस पार्ट, यानी पंचायती राज बॉडीज वाला जो पार्ट है ना उसका कोई भी प्रोविजन शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से देश में पंचायती राज सिस्टम तो आया, लेकिन ये पंचायती राज सिस्टम ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन लगा के।
बेशक देखो, ये पंचायती राज वाला सिस्टम जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से आया, ये शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आर्टिकल में यह भी लिखा गया, पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक कानून बना के पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड कर सकता है। और जब पार्लियामेंट इसके लिए कानून बनाएगा ना, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी मानने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल एक कानून बना दो, पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा 1996 में, ठीक है भैया, हमारा क्या जा रहा है, अच्छा है पंचायती राज सिस्टम तो इसे एक्सटेंड करने के लिए शेड्यूल्ड एरियाज में हम एक कानून बना देते हैं। तब आया ये कानून, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो पूरा बैकग्राउंड आप समझ गए कि पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए ये एक्ट आया था 1996 में। और जैसे कि देखो, हमारे देश में हर बड़ा काम किसी न किसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ही होता है। तो ये जो पैसा एक्ट आया था ना, ये दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद आया। अगर अब आपको आंसर में लिखना हो कि पैसा एक्ट है क्या, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ये संविधान के अंदर संविधान है। इस एक्ट की सहायता से हमारे देश के संविधान के शेड्यूल 5 में जो 10 स्टेट्स आते हैं ना, 10 स्टेट्स के जो 5th शेड्यूल के एरियाज हैं ना, उनमें पंचायती राज सिस्टम को एक्सटेंड किया गया था। क्या सेम टू सेम एक्सटेंड कर दिया गया? नहीं, थोड़ी मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ पंचायती राज सिस्टम को 10 स्टेट्स जो कोई शेड्यूल 5 में आते हैं, उन स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज में ये पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड कर दिया गया, कुछ मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस के साथ। ये है पैसा एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है पैसा एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। पैसा एक्ट देखो, ग्राम सभा और कम्युनिटी के रोल को रिकॉग्नाइज करता है और आदेश देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ग्राम सभा और कम्युनिटी को पावर दीजिए, अथॉरिटी दीजिए, ताकि वो सेल्फ गवर्न होकर काम कर सकें। अब थोड़े पैसा एक्ट के प्रोविजंस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कानून बनवा दिया पार्लियामेंट के थ्रू, पैसा एक्ट 1996 में। तो इस एक्ट में तो देखो बेसिक प्रोविजंस थे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब शेड्यूल 5 में जो 10 राज्य आते हैं ना, उनको अपना अपना लोकल पंचायती राज वाला जो एक्ट है ना, वो अमेंड करना था। तो पैसा एक्ट में कौन से बेसिक प्रोविजंस हैं, ये देखिए। हर एक विलेज में एक सेपरेट ग्राम सभा होगी, जिसमें वो लोग शामिल होंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में यानी वोटिंग लिस्ट में शामिल है। और ये 10 राज्य जो शेड्यूल 5 में आते हैं, जब देखो ये पंचायती राज पर कानून बनाएंगे, तो वो कानून जो है वो लोकल कस्टमरी लॉज, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, उसके अनुसार होंगे। हर एक ग्राम सभा लोकल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करेगी। इसके अलावा हर एक ग्राम सभा लोकल जो कल्चरल आइडेंटिटी है, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, उन सब को भी प्रिजर्व करेगी। इन पंचायती बॉडीज में देखो रिजर्वेशन होगा लोकल कम्युनिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिस कम्युनिटी की जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन होगा। लेकिन पंचायत में जो चेयरपर्सन की पोस्ट है ना सभी लेवल पे, वो एसटीज के लिए रिजर्व्ड होगी। और ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी, गांव में जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क्स है ना उनको अप्रूवल देना, स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो जो फंड यूटिलाइज हुए हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए उसके लिए सर्टिफिकेट इशू करना। तो ये सारे प्रोविजंस हैं पैसा एक्ट के। ये सारी पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं ग्राम सभा को पैसा एक्ट के अंदर। राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन के मामले में सरकार को ग्राम सभा से कंसल्ट करना ही होगा। इसके अलावा जो पर्सन्स डिस्प्लेस हुए हैं उनकी रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के मामले में भी ग्राम सभा से कंसल्ट करना होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा को फंक्शन दिया गया है कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर और ट्रेडिशनल बिलीफ को प्रोटेक्ट करें। ग्राम सभा को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की ओनरशिप दी गई है इस एक्ट के अंतर्गत। फंक्शन दिया गया है कि लोकल डिस्प्यूट्स को वो रिजोल्व करवाएं। प्रिवेंशन ऑफ लैंड एलिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट, राइट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्टिलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग। इसके अलावा और कोई राइट्स जो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हो
उसको मैनेज करना, ये सारी पावर्स और फंक्शंस ग्राम सभा को दिए गए इस पैसा एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है फायदे क्या क्या हुए, मतलब सिग्निफिकेंस है पैसा एक्ट की क्या है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो देखो, इस एक्ट ने ना ग्राम सभा को एम्पावर किया, मतलब कि ग्राम सभा बेहतर ढंग से ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट वर्क ला पाती हैं, तो उनको पावर्स मिली तो ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से आने लगा। ग्राम सभा रिसोर्सेज लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट, ट्राइबल इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो ट्राइबल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम आया तो गवर्नेंस लोगों के हाथ में आई, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस आई। ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर लोगों के हाथ में जब पावर आई तो ट्राइबल लोगों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से सोल्व होने लगी। उनका एक प्रकार से ट्रस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया सरकार के ऊपर, मेन स्ट्रीम में उनका इंटीग्रेशन होने लगा, अदरवाइज तो वो आइसोलेटेड महसूस करते हैं, जिसका एक रीज़न है नक्सलिज्म, माओइज्म, ये सब समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि सरकार के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं होता। जब सरकार के ऊपर उनका ट्रस्ट जगेगा तो ये सब समस्याएं अपने आप खत्म होने लगेंगी। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। पैसा देखो ट्राइबल्स को एम्पावर करता है ग्राम सभा के थ्रू, ताकि वो अपने लोकल लेवल पे जो इकोसिस्टम है ना उसको प्रिजर्व कर सकें। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखो 2013 में देखने को मिला। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को आदेश दिया कि आप कालाहांडी में और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट माइनिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इसकी परमिशन लोकल ग्राम सभा से लीजिए। तो बाद में परमिशन जब ली गई तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद नियमगिरी हिल्स में जो माइनिंग का लाइसेंस था वो उड़ीसा की सरकार ने कैंसिल कर दिया। सबसे लास्ट सिग्निफिकेंस ये है, जब देखो ट्राइबल्स का कंट्रोल होता है लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस पर और फंक्शनरीज पर, तो इससे वो ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने ट्रेडिशनल कल्चर, रिलीजन और आइडेंटिटी को सहेज के रख सकते हैं। ये तो देखो मेन सिग्निफिकेंस हैं। आप अगर आपको पॉइंट्स इंक्रीज करने हो तो आप बहुत सारे पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो, जैसे ग्राम सभा की सहायता से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लोकल लेवल पे सुलझाया जाने लगा इस एक्ट की सहायता से। इसके अलावा ग्राम सभा पब्लिक वॉचडॉग का इस्तेमाल करती है, तो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी ज़्यादा अच्छे से होने लगा इस एक्ट के आने के बाद। इसके बाद देखो हम डिस्कस करते हैं पैसा एक्ट की लिमिटेशंस क्या हैं। पैसा एक्ट देखो आ तो गया 1996 में, लेकिन हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन तो वीक रहता है, आप इस बात से वाकिफ हो। 4 जो मेजर ट्राइबल स्टेट्स हैं ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन्होंने अभी तक पैसा रूल्स को फ्रेम नहीं किया है। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ से संबंधित न्यूज़ आई थी, लेकिन अभी तक सोचने की बात है। देखो 1996 में एक्ट आया और अभी तक पैसा रूल्स को फ्रेम भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट चीज़, बोल तो गया पैसा एक्ट में कि लोकल ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ेगा अगर लैंड एक्वायर करना हो, लेकिन दूसरे एक्ट की सहायता से लैंड एक्वायर कर लिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटीज़ है ना, उन्होंने लैंड एक्वायर कर लिया कोल बीरिंग एक्ट 1957 के अंतर्गत। मतलब पैसा एक्ट को इग्नोर करने के लिए दूसरे एक्ट्स का सहारा ले लिया जाता है। 2010 में एक स्टडी आई थी, स्टेटस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसमें कहा गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुअर इम्प्लीमेंटेशन है इस एक्ट का। खूंटी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, यहाँ पर देखो 65% लोग ऐसे हैं जिनका लैंड एक्वायर कर लिया गया और उनसे पूछा भी नहीं गया। और कई सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं पैसा एक्ट ने डिलीवर नहीं किया अच्छे से, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो देखो इस एक्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक एपैथी है, तीसरा एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, उसके बाद पावर हायरार्की में चेंज के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं नहीं चाहते कि पावर आए ग्राम सभा के पास में। बहुत बार ऐसा होता है जो डेवलपमेंट स्कीम्स है ना, उनको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, पेपर में दिखा दिया जाता है ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, लेकिन एक्चुअल में कभी ग्राम सभा की मीटिंग हुई ही नहीं। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा सकता है? सबसे पहला रिकमेंडेशन, देखो पंचायती राज बॉडीज वाला सिस्टम जो है ना, वो तो पैसा एक्ट के थ्रू ये शेड्यूल 5 वाले एरियाज में एक्सटेंड हो गया, बट व्हाट अबाउट 74th अमेंडमेंट, यानी म्युनिसिपल बॉडीज वाला सिस्टम तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना। तो जैसे पैसा एक्ट आया वैसे ही मैसा एक्ट भी तो आना चाहिए था ना, जिसकी सहायता से म्युनिसिपल बॉडीज का एक्सटेंशन होता शेड्यूल 5 वाले एरियाज में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो मैसा एक्ट भी आना चाहिए। नेक्स्ट, जिन स्टेट्स ने अभी तक पैसा रूल्स को नहीं फ्रेम किया है वो फ्रेम करें। नेक्स्ट, पैसा एक्ट का कन्वर्जेंस होना चाहिए दूसरे रेलेवेंट एक्ट्स के साथ, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इनके साथ पैसा एक्ट का कन्वर्जेंस होना चाहिए, यानी फंक्शंस और फीचर्स जो हैं इन एक्ट्स के कन्वर्ज करने चाहिए पैसा एक्ट के साथ। नेक्स्ट, पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक नया डेवलपमेंट मॉडल तैयार करें। इसके साथ साथ देखो, जब वो ये नया डेवलपमेंट मॉडल तैयार होना, ट्राइबल कम्युनिटी के ट्रेडिशंस को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट, देखो जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन। तो ये सारे रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं पैसा एक्ट से संबंधित, और ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया पैसा एक्ट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए, दो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दो क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है चैलेंजेस फेस कर रहा है, इस इशू से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पैसा से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। pwonlyes.com पे आप जाके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से हम एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।